नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के हाई कोर्ट्स की। ये हमारी न्याय व्यवस्था का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं। असल में ये सिर्फ अदालतें नहीं हैं, ये हमारे संविधान के गार्डियन हैं, हमारे हक के रक्षक हैं। तो चलिए आज इसी पावरफुल इंस्टीट्यूशन की ताकत और इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले भाई, हाई कोर्ट होता क्या है। फिर देखेंगे कि संविधान में इसके बारे में क्या लिखा है। जजों को अपॉइंट कैसे किया जाता है ये भी जानेंगे। और हाँ, इनकी पावर्स क्या हैं। और आखिर में इनकी शुरुआत कहाँ से हुई इस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये हाई कोर्ट होता क्या है। देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी स्टेट के जुडिशियल सिस्टम का सबसे ऊंचा मकाम है, बिल्कुल टॉप पर। और मजे की बात यह है कि इन कोर्ट्स की नींव हमारे संविधान में ही रखी गई है। मतलब इनकी सारी शक्तियां, इनका पूरा ढांचा, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है। और यही चीज इन्हें सिर्फ एक इमारत से कहीं ज्यादा कानून के राज का एक मजबूत पिलर बना देती है। तो अगर इसे और सिंपल करें तो हाई कोर्ट किसी भी राज्य की सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी है। इसके 3 मेन काम हैं। पहला, कानून का सही मतलब समझाना। दूसरा, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और तीसरा, अपने नीचे की सभी अदालतों यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के काम पर नजर रखना। अच्छा, अब जरा उस लीगल फाउंडेशन पर आते हैं जिस पर ये कोर्ट्स खड़े हैं। जैसा मैंने कहा, इनकी स्थापना और इनके अधिकार सब कुछ सीधे भारत के संविधान से आता है, जिसमें हर एक डिटेल को अच्छे से डिफाइन किया गया है। हमारा संविधान ये पक्का करता है कि देश के हर कोने में जस्टिस सिस्टम की पहुंच हो। आर्टिकल 214 साफ कहता है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। आर्टिकल 231 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो 2 या उससे ज्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। कोई भी इंस्टीट्यूशन आखिर उसे चलाने वाले लोगों से ही बनता है ना। तो चलिए अब फोकस करते हैं उन जजेस पर जो इन कोर्ट्स को लीड करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई हाई कोर्ट का जज बनता कैसे है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोई आम नौकरी तो है नहीं। तो जाहिर है इसका प्रोसेस भी उतना ही खास होगा। ये पूरा प्रोसेस आर्टिकल 217 में बताया गया है। देखिए, इसकी शुरुआत तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन ये अकेले उनका फैसला नहीं होता। ये एक कंसल्टेशन बेस्ड प्रोसेस है। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस स्टेट के गवर्नर से सलाह मशवरा करते हैं। और अगर चीफ जस्टिस के अलावा किसी और जज को अपॉइंट करना हो तो उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये काफी मजबूत और डिटेल्ड प्रोसेस है। अच्छा, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये भी बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। सबसे पहली शर्त, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 2 में से एक चीज होनी जरूरी है। या तो कम से कम 10 साल तक इंडिया में किसी जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो, या फिर कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो। ये जो लंबा एक्सपीरियंस मांगा जाता है वो इसीलिए ताकि इस पद पर सिर्फ सबसे काबिल लोग ही पहुंचे। और हाँ, हमारे संविधान के मुताबिक हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हाई कोर्ट्स की शक्तियों की, उनके पावर्स की, जो इनके काम का असली आधार है। आखिर ये कोर्ट्स कर क्या क्या सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत में से एक है रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो आर्टिकल 226 के तहत आती है। ये एक, आप कह सकते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधे हाईकोर्ट जा सकता है। और हाईकोर्ट उन राइट्स को बचाने के लिए सरकार या किसी भी अथॉरिटी को बाइंडिंग ऑर्डर्स जारी कर सकता है। इन्हीं ऑर्डर्स को रिट्स कहते हैं। ये सच में एक आम नागरिक के हाथ में बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है। वैसे ये जो हाई कोर्ट्स हैं, ये कोई आज़ाद भारत की नई देन नहीं है। नहीं, इनकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। चलिए ज़रा इनके इतिहास में झांक के देखते हैं। इंडिया में सबसे पहले 3 हाई कोर्ट्स बने 1862 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। और फिर ठीक 4 साल बाद 1866 में चौथा हाईकोर्ट बना इलाहाबाद में। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम का ये पिलर कितना पुराना और एक्सपीरियंस्ड है। तो कैसे कॉलोनियल एरा में शुरू हुई ये संस्थाएं आज हमारे संविधान के सबसे मजबूत पिलर्स में से एक हैं। ये नागरिकों के हक की रक्षा करने और इंसाफ दिलाने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं।
और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। एक इंस्टीट्यूशन जो 160 साल से भी ज्यादा पुराना है, वो आज के 21st सेंचुरी के चैलेंजेस, इस डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना कैसे कर रहा है? कैसे ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज और मॉडर्न सोसाइटी की ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बना रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम के भविष्य को शेप करेगा।